एसटी एससी वोटरों की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन वोटरों को अपनी ओर कैसे खींचा जाए, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में इनका ध्येय है कि अगर हम इन वोटरों को अपनी ओर, इन लॉबी को अपनी ओर खींच लेते हैं तो परिणाम बदल सकता है। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश कर दी है, लगा दी है अपनी, और वो भी एसटी एससी को अपनी ओर खींचने की पूरी तैयारी कर रहा। देखिए, पिछला जब अभी आपने लोकसभा जब हुआ था, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ यूपी में, तो एक चीज़ देखा आपने, वहाँ पर जो फैक्टर चला था वो मुस्लिम वोटरों का फैक्टर था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जो है, इस बार मुस्लिम फैक्टर को ना चलाकर दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों का वोट अपनी ओर करने की तरफ पुरजोर कोशिश सभी पार्टियां कर रही है। उनका मकसद ये है कि ये जो वोटर हैं ये हमारी तरफ आ जाए। और इन सभी जो भी दल हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जो भी दल हैं, वो सभी दल किसी न किसी जाति या धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें मायावती की, तो मायावती एसटी एससी के जो भी वोटर हैं या फिर जो भी जाति है, इनको रिप्रेजेंट करती हैं। मायावती को लगता है ये हमारे इनके कोर वोटर है। वहीं अगर हम सपा की बात कर लें तो सपा यादव, एक वर्ग यादव, और दूसरा आप बात कर लें मुस्लिम वोटरों को अपने साथ ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करता है। इन्हें लगता है कि हमारे कोर वोटर है। अगर हम बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी का मेन मकसद ये होता है कि हम हिंदुत्व के नारे के सहारे जितने भी वोटर हैं सबको अपनी ओर जितना कर सके हिंदुत्व का कार्ड खेलकर वो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग ख़त्म ही है। वहीं अब कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो अब आगे आ रही हैं। आप देखिए, ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा किस तरह से उसने भी कार्यक्रम चलाकर लोगों को अपने साथ जोड़कर एक जनाधार बना लिया ओपी राजभर ने। तो अब उनकी भी बात होने लगी है। पहले आप देखते थे कि बात होती थी सपा की, बसपा की, बात होती थी बीजेपी की, कांग्रेस की, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं हो रही। अब यहाँ पर बात हो रही है ओपी राजभर की, निषाद पार्टी की, क्योंकि अब ये लोग जो है अपना दल, तो अब ये लोग, इन लोगों ने अपनी पैठ जो है अच्छे से बना ली है। और उसका रीज़न ये रहा है, जिस तरह से इन्होंने सरकार के साथ, जैसे निषाद पार्टी सरकार के साथ वो काम कर रही है, तो इनको एक मौका मिल गया है कि हम कैसे अपने पार्टी को आगे बढ़ाएं। और उसका फ़ायदा ये मिल रहा है निषाद पार्टी को कि सरकार भी, एक कहते हैं ना कि उनका पूरा विज्ञापन कर रही है, उनका पूरा एडवर्टीजमेंट कर रही है। वहीं अगर बात कर लें ओपी राजभर की पार्टी का, तो जिस तरह से आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव जो है सपा के साथ मिलकर ओपी राजभर ने लड़ा था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन एक जनाधार उनका और बढ़ गया था। उसके बाद उन्होंने भी अपनी ब्रांडिंग अच्छे से कर ली। अपना दल में भी दो फाड़ है, लेकिन उन्होंने भी अपनी ब्रांडिंग अच्छे से कर रहे हैं। तो जो क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। हम बात करें इन पूरे, अगर हम बात करें पूरे, अगर हम स्क्रीन की बात करें, पूरे तस्वीर की बात करें, तो कांग्रेस इस पूरे तस्वीर से गायब क्यों दिख रही है, उसका मेन कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी वहाँ पर सरफुटौल चल रहा है। वहाँ पर कांग्रेस के अंदर अभी उतना चीज़ें सही दिख नहीं रही हैं। कांग्रेस में अभी सब कुछ जो सही होना चाहिए, कांग्रेस के अंदर एक जो संगठन का दिखना चाहिए मजबूती, वो नहीं दिख रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस कुछ खास कर नहीं पा रही है, यूँ कहें कुछ कर ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टी है वो, उन्होंने अपनी पैठ अच्छी बना ली। तो क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी अच्छी पैठ बना ली है, लेकिन कई सारे सवाल उठते हैं कि अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव में अगर जो दलित और पिछड़ा वर्ग है वो जाए किधर, क्योंकि आपने देखा कि चंद्रशेखर रावण ने भी अपनी एक अलग पार्टी बनाई है मायावती से अलग होकर।
तो दलित पिछड़ा वर्ग जाए किधर? सब कोई ना कोई वादा कर रहे हैं, मायावती कोई ना कोई वादा कर रही हैं, ओपी राजभर भी वादा कर रहे हैं, निषाद पार्टी भी वादा कर रही है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी वादा कर रही है, सपा भी वादा कर रही है, बीजेपी भी वादा कर रही है। अब यहाँ पर सब कुछ उलझता हुआ नजर आ रहा है। अब वो किधर जाएं, उन्हें सहूलियत किधर मिलेगी? सवाल ये है। आखिर क्या मैनिफेस्टो में ये लोग कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा रखेंगे ताकि जब मैनिफेस्टो सामने रखा जाए तब ये सामने आए कि नहीं भाई, दलित और पिछड़ों के लिए भी कुछ करने की बात कही गई है? या फिर सिर्फ सीट दे देने से क्या ऐसा लगता है कि दलितों को आपने या फिर पिछड़े वर्ग को, ओबीसी वर्ग को आपने सम्मान दे दिया? तो अब पूरी राजनीति जो है अब इन वोटरों पर टिक गई है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि इतने दिन बीत गए, निकाय चुनाव भी सपा हार गई, एमएलसी चुनाव भी सपा हार गई, इतने दिन बीत गए, लेकिन सपा की तरफ से या फिर और भी अन्य पार्टियां हैं उनकी तरफ से अभी कोई बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई सड़कों पर आया है। बात आज की डेट में भी वहीं अटकी पड़ी है। कहां पर? जाति धर्म के मुद्दे को लेकर। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दया राम भार्गव भी जुड़ चुके हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। अभी सपा प्रवक्ता हमारे साथ अभी जल्दी ही जुड़ेंगे। सबसे पहले दयाराम भार्गव जी आपके पास आ जाते हैं। दयाराम भार्गव जी, इस बार जो दलित और पिछड़ों की राजनीति हो रही है, पहले एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि देखा जाता था कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए पूरे दमखम लगाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर दलित और पिछड़ों की राजनीति बहुत जोर पकड़ ली है। ऐसे में आप लोगों की पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही है? क्योंकि सभी पार्टी दावा कर रही है कि हम दलित और पिछड़ों के लिए काम करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं हम काम करते आए हैं। देखिए मनीष भाई, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को जब स्थापना हुआ, अनवरत 20 साल प्लस से लेकर के हम गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित समाज की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, हमेशा हमारी लड़ाई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की रही है। जातिवार जनगणना हो, उसकी लड़ाई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लड़ती रही। आज जो दलितों की बात हो रही है, अति पिछड़ों की बात हो रही है, अगर अति पिछड़ों की बात आती है तो उसमें सर्वाधिक अगर मुद्दा उठाने का कोई काम करता है तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को। अब आपने अभी कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी कर रहे हैं। ये लोग चुनाव के समय करते हैं मनीष भाई, इतिहास गवाह देख लीजिए। दलितों के प्रमोशन में आरक्षण जब खत्म हुआ तो समाजवादी की सरकार थी। 2012 से 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। चाहते तो वो दलितों को जो आज ये सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उस सम्मान को देना चाहते तो उसको पलट सकते थे, प्रमोशन में आरक्षण दोबारा लागू कर देते, लेकिन नहीं किए। तो किस मुंह से समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति दलितों की हितैषी हैं? इसी तरह अभी उत्तर प्रदेश में 1468 जब ग्राम पंचायत अधिकारी का चयन होता है तो उसमें 257 पिछड़ों का जो है हक लूट लिया जाता है, जो कि 396 होता है, उसमें 139 सीट मिलती है। इस पे किसी की जबान नहीं खुलती है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी तो कर ही रही है लूटम लूट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्वाधिक अति पिछड़ों और अति दलितों की, माइनॉरिटी और गरीबों की अगर कोई हितैषी है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम उसी बात को लेकर के, ऐसा नहीं है कि हमने जनता और सभा में चौक चौपाटी चौराहों पे उठाने का काम किया। हम सदन में, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में भी उठाने का काम करते। बताइए उत्तर प्रदेश में इतने विधायक हैं, क्यों नहीं साथ देने का काम करते? अभी जो पिछड़ों का जो है 1468 पदों में से
396 में से 257 लूट लिया। तो अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हुई होती, उसमें अति पिछड़ों का भागीदारी आती कि नहीं आती मनीष भाई? लेकिन इसके लिए ना बीजेपी तैयार रहती है। समाजवादी पार्टी के क्या कहने, तो 4 बार सरकार बनाई है। और ये लोग जब सरकार में होते हैं तो केवल चुनाव के समय इनके जो है हक अधिकार की बात करते हैं वोट लेने के लिए। लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाता है मनीष भाई, ये लोग नाम लेना पसंद नहीं करते। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अति पिछड़ों, अति दलितों, माइनॉरिटी, गरीबों की लड़ाई लड़ रही है, नौजवानों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, महंगाई की लड़ाई लड़ रही है। हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, हम जो उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल महंगी हो रहा है उसकी भी बात कर रहे हैं। बताइए कौन लड़ाई लड़ रहा है मनीष भाई? तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सभी वर्गों को लेकर के उनके हक अधिकार को लड़ने का काम करेगी। ठीक है। हरीश श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर, कि बीजेपी भी लूटम लूट मचा रही है, सपा ने तो मचा ही रखा है, बसपा भी उसमें शामिल है। ऐसा है कि आज की एक संस्कृति एक बन गई है कि कोई कुछ भी बोल सकता है जी। उसको इस बात से मतलब नहीं कि वो जो बोल रहा है वो प्रामाणिक है, वो तथ्यपरक है या नहीं है, लेकिन वो उसको इस तरह की भाषा में लपेटता है कि लगता है कि जो बोल रहा है वो सच है। तो कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए एक भ्रम का जाल लोग डालने का प्रयास करते हैं। जब अब लोगों में जागरूकता बहुत है, अब इस तरह के भ्रमजाल को जल्दी लोग भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह की जो भाषा और इस तरह के जो बात रखी जाती है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के जो खेवैया हैं, खेवनहार है श्रीमान राहुल गांधी जी, वो इंग्लैंड में भी जाके और अमेरिका में भी जाके कि भारत में संविधान नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म कर दी गई हैं। आप मुझे बताइए कि हालिया है ना कर्नाटक चुनाव जीते हैं, लेकिन कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि नहीं चुनाव आयोग है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी हार को स्वीकार किया। लेकिन कांग्रेस चौतरफा ये बोलती है, ये झूठ और भ्रम फैलाती कि साहब संविधान खत्म है, संविधान काम नहीं कर रहा, संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं कर रही, सब कैप्चर कर लिया है भाजपा ने। लेकिन कर्नाटक में सरकार बन गई, हिमाचल में सरकार बन गई, इसके बावजूद जो झूठ और भ्रम का भोंपू है वो चारों तरफ चल रहा है। अभी कांग्रेस के ही लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पे कि हमारे हक में आया, तो उनको कहना चाहिए ना कि हाँ न्यायालय स्वतंत्र ढंग से काम कर रहा है। लेकिन जब पब्लिक में बोलने जाएंगे तो कहेंगे साहब न्यायालय है, माने सभी संविधान का एकदम ताला लग गया है। तो ये एक कल्चर सी बन गई है कि लोग झूठ और परे की बात कह करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अब आता हूं मैं महंगाई पे। बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि साहब महंगाई पे बात नहीं हो रही, इस पे बात नहीं हो रही, उस पे बात नहीं हो रही है। आपको मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ ना, ये G7 और G20 जो कंट्रियां जो दुनिया की बहुत विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, बहुत धनी मानी और बहुत संपन्न समृद्ध राष्ट्र माने जाते हैं, दोनों पैरामीटर पे आप इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी के पैरामीटर पे, इंटरनेशनल जो एजेंसियां जो इन पे काम करती हैं, आप उठा के उनका वो देख लीजिए कि इन सभी मुल्कों से, चाहे विकास दर हो चाहे महंगाई की दर हो, भारत की जो महंगाई दर है और जो विकास दर है, महंगाई कम है इन मुल्कों से और विकास दर इन सब मुल्कों से ज्यादा है। लेकिन अपने मुल्क की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की गरिमा महिमा का गान हमारे विपक्षी दल के मित्र नहीं करते। वो इस तरह से उसको लपेट के परोसते हैं कि
जैसे कि लोकतंत्र खत्म ही हो गया हो और सरकार ने इतना मनमानी कर दिया है। अब अभी जो हालिया अभी जो वक्तव्य दे रहे थे जी। मैं उनकी बात पे आ जाता हूँ। लगातार इस देश में जब से कोविड महामारी फैली और कोविड महामारी फैलने के पहले जो लोक कल्याणकारी योजनाओं में गरीबों को मकान, गरीबों को बिजली, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, जीरो बैलेंस पे जनधन खाते, किसानों को सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, आप इन सब की जरा निष्पक्षता से जांच कर लीजिए। आज जिस मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाता है, दलित और पिछड़े सबसे ज्यादा उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, सबसे जगह अगर ज्यादा लाभार्थी कोई है तो मुस्लिम समाज के लोग हैं। जो भी गरीब तबके के हर समाज के लोग हैं, उसमें कोई जाति और धर्म और पंथ का कोई भेद नहीं हो। कोई ये कह दे कि इसके क्रियान्वयन में किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल आरोप लगाए। दयाराम भार्गव जी, तो आप सरकार को देख लीजिए, आप संगठन को देख लीजिए, आप हमारे जिले संगठन से लेके बूथ के संगठन से लेकर के और शीर्ष तक देख लीजिए कि किस तरह से वो, चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अति पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, किसको डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डीपी यादव जी। धन्यवाद मनीष जी। हाँ डीपी यादव जी, सवाल ये है सर कि अब आप लोग प्रशिक्षण अभियान चलाने जा रहे हैं। अब हर जिले में 2 दिवसीय ये चलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले भी आप लोगों ने इसको चलाया था, लेकिन खासा असर देखने को नहीं मिला था। तो आपको लग रहा है कि क्या इस प्रशिक्षण अभियान के तहत आप लोग कुछ जागरूक कर पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे या अपनी बातें समझा पाएंगे, दलित वोटरों को अपनी ओर ला पाएंगे? देखिए मनीष जी, अगर इस देश का कल्याण लोग चाहते हैं, अगर इस देश में समतामूलक समाजवादी स्थापित हो जाए, समाजवाद का सिद्धांत, तो निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा। और समाजवादियों का तो ये कर्तव्य रहा है कि अगर देश में जब जब भी तानाशाही सरकारें आई हैं, जब जब सरकारों ने मनमानी की है, तो कहीं न कहीं उसका प्रतिरोध किया है समाजवादियों ने। अब समाजवादियों को विचारधारा से नष्ट करने के लिए और कहीं न कहीं उनको जो सरकार की नाकामियां हैं इसको बताने के लिए जनता से प्रशिक्षण शिविर एक रेगुलर जो है इंटरवल पर बहुत जरूरी होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जगह जगह प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। सरकार की जो नाकामी है, अभी देखिए हरीश श्रीवास्तव जी बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं ये, और लेकिन जो धरातल की सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। आज महंगाई को लेकर के देखिए कितनी हाहाकार मची हुई है। अभी आप ही के चैनल पर कल डिबेट हो रही थी, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर रिलीज हुए हैं उसमें 80% की रिफिलिंग नहीं हो रही है। ये कटु सत्य है, कड़वी सच्चाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ हमारे साथी बैठे हैं उनको जानना चाहिए और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। इतिहास में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई थी भारत जब से आजाद हुआ उसके बाद से। आप देख लीजिए किस प्रकार से जो हमारे विदेशों की जो ये कहते हैं कि सम्मान बढ़ गया। अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किए थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित इनके छात्रों को बैन लगा दिया है। वहां पर ये पढ़ने नहीं जा सकते हैं। तो भारत की देश में तो देश में विदेश में भी बहुत शिक्षा लेकर हो रही है। अब किस मुंह से इस क्षेत्र में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, इनके एक एक सांसद का लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए देखिए क्या हालात कर दिया आपने देश का। कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। अब ये देशवासियों को किसी और गफलत में रखना चाहते हैं, किसी और मुद्दे को लाना चाहते हैं जो स्वास्थ्य शिक्षा से इतर मुद्दा हो, जिससे ध्यान लोगों का दूसरी तरफ आकर्षित हो। डीपी भाई आप इतनी बातें बोल तो रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, ज्ञान तो दिया जा रहा है, लेकिन ज्ञान सड़कों पर कहाँ दिखता है आप लोगों का? बात तो ये है, ना मायावती का सड़कों पर दिख रहा है, ना आपका सड़कों पर दिख रहा है। अब यहाँ तो सवाल ये है कि लोग भाई, यहाँ तो बीजेपी अगर जरा से कुछ हो जाता है, जहाँ पर इसके विरोधी बैठे हुए हैं, जहाँ पर विपक्ष में बीजेपी है, वहाँ पर आप जाइए, आप देखिए बीजेपी कैसे सड़कों पर आ जाती है मुद्दों को लेकर।
वो चिल्लाने लगती है। लेकिन आप लोग कहाँ हैं? हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं ना, बात तो ये है। नहीं, देखिए हर जगह है हम लोग और सभी जगह दौरे हो रहे हैं। समाजवादियों से ज्यादा सड़क दौरे पर से क्या संघर्ष होता किसी है? ने एक चीज नहीं बताइए, दौरे से आप कुछ कर समाजवादियों लेंगे? से ज्यादा सड़क पर संघर्ष नहीं नहीं, किसी ठीक ने है, किया है, संघर्ष की बात किसी ने छोड़िए। नहीं किया है। संघर्ष तो हमें मुझे तो नहीं दिखा इन 5 सालों में कितना समाजवादी ने संघर्ष किया। आप ही को शायद दिखा हो। गाय बगाए एक दो संघर्ष की बात छोड़ दें, वरना हमने मुलायम सिंह का दौर भी याद है। मैंने खुद रिपोर्टिंग की है, मैंने लाठी खाते देखा है किस तरह से शिवपाल यादव लोगों को दौड़ा लिया जाता था। मायावती का शासन था, वही आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा संजीवनी बना था। आप लोग सत्ता में आ गए थे और सत्ता फिर बाद में इनको दे दी गई अखिलेश यादव को। लेकिन आज कहाँ हैं? आज आप लोग हैं ही नहीं सड़कों पर। अखिलेश यादव को कुछ करना होता है ट्वीट कर देते हैं, मायावती को कुछ करना होता है ट्वीट कर देती हैं। अरे इसके इतर भी दुनिया है, और वो दुनिया ये है कि सड़कों पर जनता जब नहीं समझेगी, आप लोग को देखेगी, तो फिर काहे जनता विश्वास करेगी? नहीं, जनता के लिए मनीष जी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जनता के सुख दुख में दिन रात शामिल हैं। हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपके अधिकारों को सरकार छीनने का काम कर रही है, किस प्रकार से चाहती है कि देश बेरोजगारी के दौर में ही रहे, रोजगार नहीं देना चाहती सरकार। ठीक है, दयाराम भार्गव जी आपके पास आते हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एचएन न्यूज़। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो सपा की तरफ से एक प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा, वहीं बीजेपी भी अपने कार्यालय पर बैठक कर रही है, लगातार बैठक हो रही है। वहीं बसपा भी अब बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है कि लोकसभा चुनाव को किसी तरह भी जीतना है 80 सीटों में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दयाराम भार्गव जी, देखिए आप लोगों की जो पार्टी है दलितों को रिप्रेजेंट करती है, पिछड़ों को रिप्रेजेंट करती है, SC ST को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन सवाल ये है दयाराम भार्गव जी कि अभी जैसा हम सपा से भी पूछ रहे थे, अगर लड़ाई की बात की जाए तो लड़ाई ज़मीनी स्तर पर कौन करता है? क्योंकि ज़मीनी स्तर पर हमने नहीं देखा कि सुबह सपा के भी लोग यहाँ पर लाठी खाते दिखते हो, यहाँ पर कहीं प्रदर्शन करते दिखते हो, कुछ ऐसा। वहाँ पर भी देखा जाता है कार्यक्रम में अगर गए, आपके OP राजभर गए, उन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई। फिर वो अगर कहीं बोलना हुआ तो बोल दिए, अदरवाइज फिर चीज़ें ख़त्म हो गई। तो आप लोग कब से ये रणनीति अपनाएंगे जनता के बीच? क्योंकि जनता देखती है कौन लड़ रहा है हमारे लिए, हमारे मुद्दों को कौन उठा रहा है, तो इन कब उठाएंगे आप लोग दयाराम भार्गव जी? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 के चुनाव से जैसे हम निकले, सभी पार्टियां शायद आराम फरमा रही थी। सुहेलदेव भारतीय समाज की अनवरत 75 जिलों में सावधान यात्रा के माध्यम से हमने जनता के बीच में जाने का काम किया, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को जगाने का काम किया। उन जवानों को, उन नौजवानों को, उन विद्यार्थियों को हमने बताने का काम किया कि अपने हक अधिकार की अगर लड़ाई लड़ना है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आप लोग जुड़े। और तमाम आपने देखा होगा कि पहले हम गाँव में मजबूत थे, अब हम शहरों में भी मजबूत हुए हैं। पहले की अपेक्षा अगर हम 2017 में जब हम शहरीकरण में अपने चुनाव लड़ाए थे, तो तब से लेकर अब तक हम शहरों में भी हमारा वोट % बढ़ा है। तो इसका मतलब जो है शहर में भी लोग जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और वो इसलिए जुड़ रहे हैं, सबको पता है कि 4 बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 4 बार बसपा की सरकार रही, लेकिन हक अधिकार देखना हो तो आप देख लो कि अगर समाजवादी की बात है तो 2 लोगों के सिवा तीसरों की बात नहीं होती थी समाजवादी सरकार में। इसी तरह अगर बसपा की सरकार थी तो उसमें उस जाति के 4-5 लोगों को छोड़ करके बाकी किसी की बात उसमें होती नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कहती है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, हम उस हक को दिलाने का काम कर रहे हैं जो 75 साल में जिसको लोग जानते नहीं है। हमारे DP यादव बैठे हैं, हमारे श्रीवास्तव जी बैठे, अगर इनसे पूछ लिया जाए अर्कवंशी कौन है तो लोग बता नहीं पाएंगे, बिहार कौन सी जाति बता नहीं पाएंगे। ये वो जातियां हैं, बंजारा है, बहलिया है, अरक है, अर्कवंशी, ये वो जातियां हैं
जिनको आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार के खाते में तो है, लेकिन नेताओं को पता नहीं है। हम लोगों ने उन जातियों में जा करके उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया, उनके समाज को बताने का काम किया कि जब से जागो जभी सवेरा है। उन जातियों का भर भर के बोरा जो है इन समाजवादियों बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लिया और सरकार बनाए। लेकिन हमको बताएं, डीपी भाई बताते बैठे हैं, बताएं इनकी बार 4 बार सरकारें, बताते कितने बंजारा को इन्होंने समय दिया है, कितने अर्कबंसी को दिया है, कितने बिहार को दिया है, कितने कंगार को दिया है। और मैं यही बातें भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ, बताएं हमको कि कितने अर्कबंसियों को इन्होंने टिकट दिया, कितने बंजारा को दिया, कितने कंगार को दिया। तो ये वो जातियां हैं जो जातियां हमारे उत्तर प्रदेश में वास करती हैं और सर्वाधिक विधानसभा लोकसभा में इनकी वोट है। लेकिन इनके वोट को लेकर के ये पार्टियां सरकार में तो आ गई, लेकिन इनको जब अधिकार देना था तब इनका नाम नहीं लिया। आपने देखा होगा जब हम उत्तर प्रदेश के गठबंधन में योगी सरकार में थे, जब सहयोगी में हमें मिला था, सदस्य में हमें मिला था, तो हमने जो अर्कबंसी है उनको भी सदस्य में जोड़ने का काम किया था। हमने निषाद को और क्या नाम बिहार को भी जोड़ने का काम किया था। तो ये वो जातियां हैं जिनको हम लोग लाने का काम करते हैं। तो इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा से ये दबी कुचली जातियां, अध पिछड़ी जातियां, अध दलित जातियां जो है, इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा से जुड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि मान्यवर काशीराम के विचारधारा की जो थी, उस विचारधारा को लेकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को लेकर के हम लोग गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच में जा रहे हैं। अब ये कहने, देखिए सवाल ये है कि अब भाई किसी को आप टिकट दे दिया, अब जैसे भार्गव जाति को आप टिकट दे दिया, एक बता रहे अर्कवंशी जाति को टिकट दे देंगे तो मतलब ये लोग उस जाति के लिए बहुत अच्छे हैं। अभी तो राजभर जाति को इन्होंने सपा की तरफ से एमएलसी का टिकट दिया गया, तो मतलब राजभर जाति के लिए सपा ठीक है? नहीं, मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने दिया इसलिए ठीक है। हाँ। ठीक नहीं कहा जा सकता। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, हाँ। जब जिताऊ कैंडिडेट नहीं है तो उस राजभर समाज को आपने सम्मान नहीं दिया, हाँ। अपमानित करने का काम किया। हाँ। राम जतन राजभर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, हाँ। तो लेकिन अब बताइए संख्या बल था, हाँ। जहां संख्या बल था वहां पे क्यों नहीं राम जतन राजभर को इन्होंने एमएलसी लड़ाने का काम किया? वहां नहीं लड़ाया। इनको पता था कि 100% हम हारेंगे, इसीलिए इन्होंने जो है रामकरण निर्मल जी को इन्होंने लड़ाने का काम किया, राम जतन राजभर को लड़ाने का काम किया, क्योंकि संख्या बल नहीं था। अगर संख्या बल होता तो हम मानते कि समाजवादी जो है इनको सम्मान देने का काम कर रही। ठीक है। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, जो अब सूबा सपा है यानी कि ओपी राजभर की पार्टी, अब वो ये मानकर चल रही है कि भाई अगर किसी को भी सत्ता में आना है तो उसकी पार्टी के बिना वो सत्ता में आ नहीं सकती है। तो क्या ऐसा संभव है? और दूसरी चीज़ ये कि जो सूबा सपा है जिसे ओपी राजभर है, अब वो बीजेपी के काफ़ी करीब दिखने लगे हैं। अभी देखा गया एमएलसी चुनाव में कैसे ब्रजेश पाठक और दोनों ने साथ में मिलकर विक्ट्री का साइन दिया और काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे थे। ऐसा माना जा रहा है, मतलब सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये साथ में आकर आपके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पहले गाली देना फिर आकर साथ में खड़े हो जाना, तो फिर कैसे होगा ये मैनेज? आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए ये तो देखिए लोकतंत्र तो संभावनाओं का खेल है और लोकतंत्र में सबका अपनी अपनी जगह पे महत्व है। और रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर जी के भाजपा के साथ आने की बात, तो ये तो उनको तय करना होगा ना, गाली तो वही दे रहे थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों, नेतृत्व, इन सब में फिर अगर अपना भरोसा व्यक्त करते हैं, उसके साथ काम करने को तैयार होते हैं, तो और ये भी नेतृत्व का विषय है। कोई हम ये नहीं कह सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि ये तो उनको तय करना, उनको सोचना है। अब रहा दयाराम भार्गव जी जो लंबी तकरीर दिए, मैं उस पर बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसने समाज में सभी लोगों को सम्मान और प्रतिनिधित्व देने का काम किया। वो अर्कवंशी हो, वो नाई हो, कुम्हार हो, कहार हो, वो
प्रजापति हो, कोई ऐसी जाति और समाज के समूह नहीं है जिनको प्रतिनिधित्व देने का काम न किया हो, जिनको सम्मान देने का, सत्ता शासन में भागीदारी देने का काम न किया हो। तो ये कोई दम्भ पाल ले कि साहब हम ही जो है विधाता हो गए, तो लोकतंत्र में विधाता तो केवल जनता जनार्दन है। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर वो ये दम्भ पाल लेता है कि साहब हम ही तो ब्रह्मा हो गए हैं, नियति हम ही हो गए हैं, हम ही चलाएंगे तो दुनिया चलेगी, तो ऐसा कभी संभव नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी ने तो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो संकल्प है, उसको उसने संकल्प के रूप में नहीं साकार करके दिखाया है। ठीक है। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, सवाल ये है जी कि भाई देखिए, ओपी राजभर की पार्टी और अगर वो आपसे अलग है, वो भी धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ा रही है, ठीक है, वो भी जनाधार बढ़ा रही है। तो ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाई, क्योंकि अब तो यहाँ पर कई दलित पार्टियाँ हो गई हैं, अब ऐसे में सपा कैसे अपने आप को इनसे बेहतर साबित करके दिखा पाएगी? या तो फिर इनका साथ चाहिए आपको, या तो आप इनके साथ चलोगे, साइकिल पर बैठा लोगे, वरना आप कैसे साबित कर पाओगे कि नहीं हम इन पार्टियों से बेहतर हैं, चाहे बसपा हो, चाहे ओपी राजभर की पार्टी हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे फिर चंद्रशेखर रावण की पार्टी क्यों ना हो? कैसे आप लोग अपने आप को बेहतर, सभी कह रहे हैं, सभी कहीं पर कुछ होता है दलितों के साथ तो ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब ये है कि दलित भी उसी को वोट करेगा ना जो जहाँ दलित देखेगा हमारा फायदा है। तो ऐसे में कैसे आप लोग बेहतर साबित होंगे? जी मनीष जी, देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज बनी है, उनकी लड़ाई लड़ी है। आप देखिए, जब अतीत में जाएंगे तो लोहिया जी का नारा था कि सन 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़े पाए 100 में 60। उसी के सिद्धांत पर चलते हुए, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ते हुए मंडल कमीशन की हमने लड़ाई लड़ी। लोहिया जी का ले आते हैं और वो ले आते हैं काशीराम जी का, और फिर कोई अम्बेडकर जी का ले आता है। अब बात ये है, और सब अब बीजेपी कहती है हम सबके सोच पर, सबके विचार पर चलते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, उसके बाद से आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उनको इटावा से सांसद बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ सन 1992 में। देखिए किस प्रकार से उसके बाद से दोनों पार्टियों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार गेस्ट हाउस कांड भी तो हुआ सर, वो भी तो बता दें। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को जो सम्मान देने की बात थी उसको किया है। और ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हमारे साथी बैठे हुए हैं, जब ये भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे तो इनकी 4 सीटें आई थी, और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े तो इनकी 2 सीटें बढ़ गई। तो इनको तो समाजवादी पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी का साथ पा करके इनकी कहीं ना कहीं स्वीकारता बढ़ी। ठीक है, इनके सिद्धांत, इनके विचार हमेशा टमाटोल होते हैं, तो ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना चाहें, कोई बात नहीं है। लोकतंत्र है, जो जहां जिसको अच्छा लगता है वो वहां जाता है, चुनाव लड़ता है। जनता ये निर्णय लेती है कि उसकी विचारधारा से कौन मेल खा रहा है, कौन जनता के साथ खड़ा है। लेकिन जो आज बात मुख्यतः ये है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में, उत्तर प्रदेश हो चाहे देश में हो, किस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इसको देखने की बात है। चलिए, चुनाव आता है, हार जीत लगी रहती है, इससे हमको कुछ लेना देना विशेष नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दे पर कौन जनता के साथ खड़ा है, कौन जनता के लिए संघर्ष कर रहा है, चुनाव में तो आप लोग देखिए कौन बात कर रहा है। हमारे तो सोशलिस्टों की देखिए यही नारा ही है कि दबा पढ़ाई मुक्ति हो, और जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं देना चाहती। डीपी भाई देखिए, ऐसा है ना कि अब यहाँ पर बात सिर्फ बातों बातों से नहीं होगी, लगातार चुनाव हार रहे हैं डीपी भाई आप लोग, लगातार। मैं लगातार की बात कर रहा हूँ, लगातार माने लगातार चुनाव हार रहे हैं आप। इस बात को भी एक्सेप्ट कीजिए कि आप पता नहीं कितने नारे देते हैं और सारे नारे फेल हो जाते हैं, फुसफुसा जाते हैं। ऐसा कौन सा नारा बना लेते हैं आप, फुसफुस क्यों हो जा रहे हैं? मनीष जी, लोकतंत्र है। 2004 में जब चुनाव हुए, अरे तो नारा ऐसा दीजिए जो प्रबल हो, ये फुसफुस वाला नारा क्यों लेके आ रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारी थी। 10 साल बाद केंद्र में आई, 14 साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आई भारतीय जनता पार्टी। लोग कह रहे थे भारतीय लेकिन 2 दशक से आप लोग को पीछे छोड़ रखी है,
2 दशक से आप लोग नहीं आ पा रहे उत्तर प्रदेश में। समाज को तो राजनीति है, राजनीति में सीटों का गणित आता जाता रहता है, लेकिन मूलतः बात ये होती है कि विचारधारा पर कौन अडिग है। समाजवादी हमेशा विचारधारा पर अडिग रहते हैं, ये नहीं कि मौका पर इस्तीफा करके किसी के साथ गठबंधन कर लिया, किसी के खेमे में भार्गव, ठीक है भार्गव जी, देखिए मौका परस्त आपको कह रहे हैं डामाडोल वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल इसलिए भी उठ जाता है ओपी राजभर के ऊपर, क्योंकि जब बात होती है तो फिर बात होती है कि ओपी राजभर सिर्फ अपने लिए और अपने लड़के के लिए एक पूरी राजनीति सेट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप जैसे भावी कार्यकर्ता हैं, आप जैसे भावी लोग हैं, और भी अर्कवंशी जी हैं आपके यहाँ, और भी लोग हैं आपके यहाँ, सुभाष चंद्र जी हैं, सुभाष जी हैं, वो भी हैं, ऐसे भावी जो नेता हैं और भी लोग हैं, उनको कैसे कब आगे बढ़ाया जाएगा, उनके लिए कब सोचा जाएगा? भाई जब सोचने की बात आती है तो ठीक है, अभी हो सकता है बीजेपी के साथ चुनाव लड़ लें, ठीक है भैया मंत्री पद मिल जाएगा, कितना सीट आप देंगे, ठीक है 2 मंत्री बना देंगे, ठीक है लड़का बन गया या तो वो बन गए। लेकिन बात ये आती है कि आप लोगों का क्या? आप लोग तो यहाँ पर बैठ के लड़ रहे हैं अपने नेता के लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, लेकिन जब बात आती है कि भाई ऐसे वक्त में आप लोगों को क्या मिल रहा है, तब फिर सर आप लोग कहीं नहीं दिखते हैं। देखिए, जो भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 25 करोड़ जनता, उसके बीच में हमेशा तत्परता से रही है। हमारे डीपी भाई ने कहा इधर या उधर की, तो 2014 से लेके 2017, 2019 3 चुनाव ये लड़े, तीनों चुनाव का गुणा गणित कर ले। 2012 में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आई, तो वो देख ले, आप पश्चिम लड़े, आप मध्यांचल लड़े, आप बुंदेलखंड लड़े, पूर्वांचल में आते हैं तो आकर के जो है समाजवादी पार्टी प्लस होती है, उसको उठा के देख लीजिए। अब रही बात स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की, हम अगर हम जीते हैं तो हम समाजवादी पार्टी को जितवाए भी हैं, इसको ये स्वीकार करें। ऐसा नहीं है, अगर हमें मिला है तो इनको भी मिला है, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने हमको दे दिया हमने नहीं दिया, ये सर्वव्याप्त है। दूसरी बात आती है कि हमको क्या मिला या नहीं मिला। देखिए, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का विचारधारा जो है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को उठाना। हम लोग उस व्यक्ति की आवाज उठाते हैं जिसको आज शासन सत्ता में बैठे हुए लोग, और पूर्वत में जो सरकार में थे उन लोगों ने उनकी आवाज को उठाना ही बंद कर दिया था, उनके बारे में सोचना बंद कर दिया था। तो भारतीय समाज पार्टी उसकी बात करती है। अब बात आती है, अगर हम जनता जनार्दन के बीच में, जिस दिन मनीष भाई हमारी पार्टी की विचारधारा जनता जनार्दन के बीच में जाएगी और जनता जनार्दन अगर हमें स्वीकार कर लेगी, तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा होगा। ये तो जनता के ऊपर तय करना होता है। और रही बात स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी, अनवरत आप देखेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा 30 के 30 दिन जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। कभी एसी में नहीं बैठते हो, एसी में नहीं चलते हो या ना चलते हो, लेकिन चाहे गांव की मड़ैया में बैठना हो, चौक चौपाटी में बैठना में, हाट में बैठना हो या रोड में बैठना हो, हर जगह आदरणीय नेताजी बैठ करके, चाहे 4 आदमी हो, 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, अपनी आवाज को, अपने पार्टी के विचारधारा को बताने का काम करते हैं। वही लोग अच्छा दयाराम भार्गव जी, एक चीज और भी हम सवाल पूछना है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ओपी राजभर जब बाइट वाइट होती है तो देते हैं कि अगर मायावती आ जाती हैं, जैसे सपा थर्ड फ्रंट बना रही है, तो उनका कहना है अगर थर्ड फ्रंट में मायावती आ जाती हैं और उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है, और उसके बाद सपा अगर मुझसे कहती है कि आइए, तो वो कहीं पर भी बुलाएंगे, मैं उनसे पहले वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अब सवाल ये है कि क्या मायावती से आप लोग बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी को एक तरफ कह रहे हैं आप कीजिए थर्ड फ्रंट बनाइए, अगर बना रहे हैं तो मायावती को लाइए, तो क्या जो आपकी पार्टी है मायावती के साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती है, और उनसे आप लोग डायरेक्ट संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? थर्ड पार्टी क्यों चुन रहे हैं उनसे संपर्क करने के लिए? आप भी संपर्क कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। देखिए मनीष भाई, थर्ड की बात नेताजी ने नहीं कहा, सेकंड की बात, तो सेकंड कौन है? आदरणीय नेताजी ने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहे जाके दिल्ली में केजरीवाल से मिले, तेलंगाना में केसीआर से मिले, या जाके आप जो है पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी से मिले, हर जगह मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट किसका है? उत्तर प्रदेश में अगर वोट है तो बहुजन समाज पार्टी का है, कांग्रेस का है, हमारे पास है। अगर आप वाकई में बीजेपी को हराना चाहते हैं, सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो आप पहले समाजवादी पार्टी ये तय करे कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी एक मंच पे आवे ना। अगर मैं एक मंच पे आते हैं तो नेताजी लोग कहा वो बात सही है, वोट किसके पास है?
वोट तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास है। अब जो वोट दिलाने वाले लोग हैं उससे श्री अखिलेश यादव जी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ के ममता जी कितना वोट दिला देंगे, या अरविंद केजरीवाल जी का जो वोट है नहीं, वो कितना ठीक वोट आ है, वो जाएगा, ठीक है, लेकिन या केसीआर जी कितना नहीं, वोट नहीं, दिला वो आपकी देंगे, बात ठीक या है। आप महाराष्ट्र में जा लेकिन रहे हैं उद्धव लेकिन ठाकरे लेकिन जी, मायावती उद्धव ठाकरे से जी कितना वोट दिलवा देंगे? सुनिए भार्गव जी, मायावती से आप भी तो संपर्क कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव साथ में नहीं, मिलकर देखिए, लड़िए और हो सकता है हमने सीटें कहा ना, बढ़ जाए आप लोगों की। मनीष भाई, हाँ। हमने कहा ये बड़े दल के लोग हैं, ये राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, हम छोटी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, हम बार बार कह रहे हैं, हाँ। हमारी जितनी कुवत है सपा भी उतनी तो हम बात क्षेत्रीय कर रहे हैं पार्टी ना। है, सपा भी तो लेकिन क्षेत्रीय ये पार्टी सोचने है। का विषय इनका है ना, ये लोग सोचे, अगर वाकई में आप बीजेपी को हटाना है तो जो यही तो बात श्री अखिलेश यादव जी नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते, जो बात कह रहे हैं क्या सच्चाई नहीं। आप बताइए मनीष भाई, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है, आप बताएं, और क्या कांग्रेस पार्टी की वोट है कि नहीं है? तो जिसका वोट बैंक है उससे आप गठबंधन नहीं करोगे, उसे अलग करके करो, तो आप बताना क्या चाह रहे हो? सेकंड फ्रंट तो बना नहीं, तो थर्ड फ्रंट अलग बना रहे हो। तो ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आप केवल जो है आप बीजेपी को आगे ले जाने के काम कर रहे हैं। एक चीज तो तय है, एक चीज तो तय है कि अगर आप लोग ओपी राजभर जी की पार्टी को साथ में लाना चाह रहे हैं, सोच रहे हो सकता है बातचीत भी चल रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर इसमें भी पेच है कि अगर सपा ने कांग्रेस और बसपा को साथ ले आए तो ओपी राजभर जी साथ भी छोड़ देंगे, मतलब ये नहीं है फिर साथ आपके रहेंगे, यहाँ तो ये भी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अरे हमारा कहने का तात्पर्य मनीष भाई ये है कि अगर आप वाकई में भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप देश की राजनीति से, आप त्रस्त है कि नहीं त्रस्त है, ये चलिए त्रस्त है, आप लोग त्रस्त है कि नहीं त्रस्त है? आप भार्गव भाई आपकी पार्टी त्रस्त है? बिल्कुल त्रस्त, कौन नहीं त्रस्त बताइए? तो मतलब भारतीय जनता पार्टी त्रस्त ना हो? ठीक है, तो दयाराम भार्गव जिससे त्रस्त है फिर उसके साथ फिर आने का कोई संभावना तो बनती नहीं है। अब हम लोग ये लोग भूल जाएं हरीश श्रीवास्तव जी की बीजेपी के साथ आएंगे आप? नहीं, हम तो बुला नहीं रहे हैं, हम तो बुला नहीं रहे हैं कि हम भूल जाएं, न भूल जाएं। और मैंने पहले कहा ना कि जिन लोगों को दम्भ हो वो जनता जनार्दन अपने आप सबके दम को चूर हरीश भाई, लेकिन यहाँ पर तो ये है ना कि देखिए आप बुला भी नहीं रहे, और अब यहाँ पर जब 2017 माफ कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो भाई चूंकि भविष्य ढूंढ रही है सुबह सपा और ओपी राजभर, तो वो साथ में आने की कोशिश करेंगे, तो अब ऐसे में एक तरफ फिर गाली दो, एक तरफ फिर साथ में मिलाकर काम करो, ये कैसे संभव होगा फिर आपके लिए? नहीं तो हम भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ये कहा कि हम सुबह सपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो पार्टी ने हमारे कहा नहीं है। दूसरी चीज, जो बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं धरातल पे, मैं डीपी यादव जी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, ये पिछड़ों की बात करने वाले जो एक कुनबे तक सीमित रहे, जो एक जात तक सीमित रहे, जो यमुआई फैक्टर के नाम पर जाने जाते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं, तो मैं तो समझ से परे हो जाता है। जनता भी समझती है कि सब खाली बातें कही जा रही, केवल इसका कोई अर्थ नहीं है। समाजवादी पार्टी को सत्ता शासन में देखा नहीं क्या लोगों ने कि ये किसका भला करते हैं और किसको तरजीह देते हैं। तो ये जो इस तरह की जो बातें कहने वाले लोग, केवल बातों से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने जब सबका साथ सबके विकास के लिए बात कही तो उसको साकार करके दिखाया। ठीक है डीपी यादव जी, और जी सर जल्दी से 5 सेकंड सर, जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हरीशन जी अपनी बात पूरी करें सर 5 सेकंड में। तो और सबको वो संगठन से लेकर के सरकार तक सभी जाति वर्ग समूह के लोगों को प्रतिनिधित्व भी दिया, सम्मान भी दिया, और सत्ता शासन में निर्णय की भूमिका भी दी। तो ये लोग खाली कथनी इनकी है, करनी नहीं है। ठीक है डीपी यादव जी, जनता पार्टी ने जो कहा वो लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन रहा हो कि अगर ओपी राजभर आएंगे एक बार फिर से आपके साथ, लोक कल्याणकारी रहे हों, उनको या सबको सत्ता शासन में भागीदारी देने की बात हुई है।
देखिए मनीष जी, ओपी राजभर जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। यहाँ बैठे हुए हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी। हाँ। मैं बता दूं, वो जितना संघर्ष करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है, लेकिन वो अगर फिर से समाजवादी पार्टी में आएंगे तो निश्चित रूप से उनका सम्मान होगा। राजभर जी हमेशा संघर्ष अरे तो करते रहते संघर्ष हैं। और करते हैं, आप लोग कुछ देते क्यों नहीं है उनको? नहीं, तो बताया तो 4 से 6 विधायक हो गए उनके, और क्या चाहिए उनको, ये तो वो बताइए। भी तो कह रहे हैं कि आप भी सोचिए, एक तो समय ऐसा था आपके विधायकों की, तब फिर लिस्ट मैंने तो निकालिए। मनीष जी कहा कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मिलकर के चुनाव लड़े थे कि दोनों का परस्पर लाभ हो, तो उसका लाभ हुआ, हमारा भी लाभ हुआ, उनका भी लाभ हुआ। अब चूंकि उनके विचार बदल रहे हैं, चाहे जो भी मजबूरी हो, परिस्थिति हो, ठीक है, अभी वो कहीं गए नहीं है। और भाजपा के कैसे वहां पर जो है बताइए, हमारे हरीश जी इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है, कह रहे हैं हम तो इनको बुला नहीं रहे हैं। तो राजभर जी को विचार करना चाहिए कि आखिर जब बुला नहीं रहे हैं तो क्यों डिप्टी सीएम के साथ जाकर के वहां पर विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। और अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक कुनबे की पार्टी है, ये है वो है। भारतीय जनता पार्टी कौन सी सारे कुनबों की पार्टी है? जब इसका गठन हुआ तो केवल कुछ जातियां इसमें आगे थी, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और कहीं न कहीं वैश्य समाज को लेकर के ये पार्टी चलती थी आगे। समय का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।